अब सवाल ये पैदा होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो एनसीईआरटी को ऐसे पढ़े कि एक एक लाइन याद हो जाए, और इसके लिए हमने बाकायदे एनसीईआरटी को लिख के तैयार किया है। ठीक है। हेलो एवरीवन, ये एनसीईआरटी आधुनिक भारत का 7वां चैप्टर है। अब हम इस चैप्टर का नाम है आपको 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये चैप्टर 7 है कि 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद अंग्रेजों को लगता है कि इनसे मुकाबले में जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजों की कुछ वक्त के लिए हार हो जाती है और बहादुर शाह जफर भारत का बादशाह बनता है, नया राजा, थोड़े दिन के लिए, 3-4 महीने के लिए। और तब अंग्रेज फिर से सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और अब अंग्रेजों को कुछ प्रशासनिक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। उस बारे में है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी, देख लीजिए। आप हूबहू एनसीईआरटी को देख रहे हैं। और आगे आइए, ये है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। क्या क्या आया? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नए नए तरीके, नई नई नीतियां अपनाई प्रशासनिक, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है और कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निष्कर्ष ये है कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की जो नीति आई वो इसी दौरान आई कि कोई भारतीय एक न हो, यूनिटी न हो भारतीयों में। हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता जो थी 1857 के विद्रोह में, उसको काटने के लिए ये नीति आई। और इस तरह की नीतियां मतलब पॉलिटिक्स में चलती रहती है ताकि पोलराइजेशन किया जा सके, ताकि अपनी शक्ति कमजोर ना हो। तो हम पॉइंट वाइज देखते हैं। वैसे आप इसको, इन सारे एक एक वर्ड को आप नोट करेंगे पॉज करके। आगे आइए, 1858 के बाद क्या हुआ कि थोड़ा मैं इसको आपको बताता हूं। 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन को गहरा धक्का दिया और उसका पुनर्गठन अनिवार्य बना दिया। विद्रोह के बाद के दशकों में भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी कारण 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। इससे पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। ये भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर क्या करे, सख्त संसद के ही हाथ, भारत का जो शासन है वो संसद के ही हाथों में चला गया, भारत की सत्ता। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को चला गया। वायसराय नाम दिया गया जो कि सरकार के प्रतिनिधि थे। और भारत का शासन पहले की ही तरह एक गवर्नर जनरल को चलाना था, हालांकि अब उसे वायसराय था, अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दे दी गई। यानी वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था और सम्राट का प्रतिनिधि था। भारतीय प्रशासन 1858 के पहले की तुलना में और भी प्रतिक्रियावादी हो गई। 1858 के कानून में व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी
जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यही काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल की किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, विभिन्न विभागों के प्रमुख उसमें होते थे। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के गवर्नर जनरल की काउंसिल को कानून बनाने की गरज से और भी बड़ा बना दिया गया और इसलिए इसे इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। 1861 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे नियमों में परिवर्तन आए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए इसे आरंभिक कोटि का कमजोर संसद नहीं माना जा सकता। ये मात्र एक सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी और वित्तीय प्रश्नों पर तो हरगिज नहीं कर सकती थी। बजट पर तो इसका कतई नियंत्रण नहीं था। वो प्रशासन के कामों पर तो विचार नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से ये एक मशवरा देने वाली कमेटी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत सचिव उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को ठुकरा सकता था, रद्द कर सकता था। ये आगे आए। वर्ष 1861 में संसद के इंडियन काउंसिल बिल पास करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकता है। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रांतों में बांट रखा था। उनमें बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ध्यान रहे, इन तीनों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल, मद्रास और मुंबई को। इन प्रेसिडेंसियों को प्रशासन एक गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियां प्राप्त थी। मतलब कई तरह के प्रांत थे, लेकिन प्रेसिडेंसी के गवर्नर को शक्तियां ज्यादा प्राप्त थी। प्रेसिडेंसी को बंगाल, मद्रास और जो एक गवर्नर के साथ 3 सदस्यों वाली काउंसिल के सहारे चलाया जाता था। और इसमें प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। 1833 में पहली बार प्रांतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त हुई। 1833 में उनसे कानून बनाने के अधिकार लिए गए और उनके व्यय पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया। 1833 में प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया। प्रांतों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के द्वारा होता था। 1833 से पहले प्रांतीय सरकार को बहुत स्वायत्त प्राप्त थी। इस व्यवस्था में 1882 में और भी परिवर्तन किए गए। प्रांतों के निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके बजाय ये किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाएगी और साथ ही अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इसी तरह राजस्व के सारे स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया। सामान्य, प्रांतीय तथा जिनसे प्राप्त आय केंद्र और प्रांतों के बीच बांटनी थी। एक तो सामान्य था, एक प्रांतीय था और एक जो दोनों में बंटने थे। तो प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग किसने किया? मेयो ने किया, लॉर्ड मेयो ने किया। तो आगे आइए, सबसे पहले 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई, पर लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। मतलब लोकतंत्र नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब चीज डेवलप हो रहा था। 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। जहां भी अधिकारियों
को चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे वहां गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाना था, लेकिन सभी जिला परिषदों तथा उनके नगर पालिकाओं में हुए चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे। इसके अलावा वे बहुत थोड़े से मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि मत देने का अधिकार बहुत ही सीमित था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव तो होते थे, लेकिन चुनाव करने का और मत देने का अधिकार बहुत ही सीमित था, इसलिए दिक्कतें आ रही थी। लोकतंत्र बहाल नहीं हो रहा था, वो सिर्फ बोलने के लिए और नियम कानून सारे लाद दिए गए कि सब चीज लोकतांत्रिक हो रही है, पर वो सारी अभी 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक विद्रोह न होने देना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना पर ज्यादा नियंत्रण रखना था। पहली बार सेना पर यूरोपीय सैनिक का वर्चस्व सावधानी के साथ सुनिश्चित किया गया। सेना में भारतीयों का मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में अब तक ये अनुपात 1 और 2 का था। मद्रास और बंबई की सेना में 2 और 5 का था। ध्यान रहे, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने और बाद में 20वीं सदी में टैंकों तथा बख्तरबंद गाड़ियों जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में रखे गए। मतलब आप देखिए, सेना पे पूरा कंट्रोल किया गया कि कोई विद्रोह न होने पाए। सेना का पुनर्गठन किया गया, यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व बढ़ाया गया, तोपखाने और टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, ये सब यूरोपीय सैनिक के हाथों में दिया गया, ताकि कोई इसका मिसयूज हिंदुस्तानी व्यक्ति कोई विद्रोह न कर पाए। वर्ष 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका। सेना के भारतीय अंग का संगठन, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया, ताकि किसी और ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने का उनके अवसर न मिल सके। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। पहली बार सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे भेदभाव किए जाने लगे। जब कोई भी सरकार जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पे भेदभाव करने लगता है, तो जान लीजिए कि वो जनता में भी भेद पैदा करता है, बांटो और राज करो की नीति अपना रहा है। अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी। अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही। 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने भाग लिया, तो इनको बोल दिया गया ये गैर लड़ाकू हैं, यानी वो अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ रहे, तो गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में सेना में उनको भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों, पठानों को लड़ाकू कहा गया, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे, तो इनको लड़ाकू जाति घोषित किया गया और कहा गया कि अब इनको ही लिया जाएगा सेना में जो अंग्रेजों का साथ देते हैं। और ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। 1857 तक ब्रिटिश भारतीय सेना में आधा भाग पंजाबियों का था। तो सैनिकों के सांप्रदायिक, जातीय, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया, यानी सेना को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और क्षेत्र में बांट दिया गया। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने 1861 में वायसराय केनिंग को एक पत्र में लिखा, मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी देखना नहीं चाहता जिसकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हों, जिसे अपनी शक्ति का भरोसा है और जो मिलकर विद्रोह करने को इतनी उत्सुक हो। ऐसी सेना मैं नहीं देखना चाहता। ये बात चार्ल्स वुड ने कहा था 1861 में। इस तरह के स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। वर्ष 1404 में भारतीय राजस्व का लगभग 52% इस पर खर्च हो रहा था, सेना पे। भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन के फैलाने और मजबूत बनाने का प्रमुख साधन थी। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा 1853
में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ओरिजिनल नाम इनका है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इस पे भी काफी बहस हो चुकी है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की आयु जो 1859 में 23 वर्ष थी, 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, चूंकि ये परीक्षा अंग्रेजी में थी और हिंदुस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधित्व को इस परीक्षा में। क्योंकि अगर अंग्रेजी भाषा में 19 वर्ष की आयु में कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी तो ऐसे ऑलरेडी छट जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज एक विदेशी भाषा थी। तो 1859 में आयु थी 23 वर्ष और उसको घटाकर 1878 में 19 वर्ष कर दी गई, जो एक गलत कदम था। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बर्ले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। वायसराय लॉन्सडाउन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना आवश्यक है, अनिवार्य है। भारतीयों के दबाव में 1918 के बाद प्रशासनिक सेवाओं का धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति बदल दी। वर्ष 1857 से पहले वे भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। यह नीति अब छोड़ दी गई। अब कहा कि भाई हड़पो मत, राजा लोग भी हमारे विरोधी हो जाएंगे। वायसराय कैनिंग ने कहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह आता है, तूफानों में तरंग रोधकों का काम किया था। इन शासकों के बारे में कहा था, तूफानों में तरंग रोधकों का काम किया था, उनकी वफादारी का इनाम अब इस घोषणा के रूप में दिया गया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार की मान्यता दी जाएगी तथा भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। वर्ष 1860 में कैनिंग ने लिखा कि बहुत पहले सर जॉन मालकोम ने यह बात कही थी कि अगर हम पूरे भारत को जिलों में बांट दें तो भी वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हमारा साम्राज्य 50 वर्षों तक भी जारी रह सके। पर अगर हम बिना किसी राजनीतिक सत्ता दिए मात्र शाही उपकरणों के रूप में अनेक देशी रजवाड़ों को बनाए रखें तो भारत में हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि समुद्र पर हमारा वर्चस्व बना रहेगा। वर्ष 1876 में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद संभाल लिया 1876 में। बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी ये बात स्पष्ट की कि राजा राममोहन राय अपने राज्यों का शासन, राजा महाराजा अपने राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंटों के रूप में करेंगे। पहले कम से कम यही कहा जाता था कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रशिक्षित और तैयार कर रहे हैं और अंततः राजनीतिक सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। पर अब यह बात खुलकर कही जाने लगी कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दोषों के कारण भारतीय अपना शासन चला सकने में अयोग्य हैं और उन पर अंग्रेजों का शासन अनिश्चित काल तक बना रहना चाहिए। ये प्रतिक्रियावादी नीति उनके क्षेत्रों में दिखाई पड़ी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने वर्ष 1858 के बाद जनता के खिलाफ राजाओं को एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को और एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को और सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति जारी करने का फैसला किया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने मुसलमानों का दमन प्रारंभ कर दिया। बड़े पैमाने पर उनकी जमीन जायदाद जब्त करना आरंभ किया मुसलमानों का, और हिंदुओं को अपनी तरफदार घोषित किया। वर्ष 1870 के बाद नीति उलट दी गई। ये आपको याद रहना चाहिए। 1858 के बाद मुसलमानों का दमन, 1870 के बाद हिंदुओं का दमन, ये याद रहना चाहिए। एक का साथ दिया और दूसरे का दमन। और उच्च तथा मध्य वर्गीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। वर्ष 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर
जमकर प्रोत्साहन दिया था। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। उसके बाद उच्च शिक्षा तेजी से फैला। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी। आपको बता दें कि शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो आधुनिक शिक्षा को 1833 के बाद प्रोत्साहन किया गया। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और देखिए ये सारे पॉइंट है। अंग्रेजों ने अब भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे राजाओं, जमींदारों, भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अवध के अधिकांश तालुकदारों की जमीनें उन्हें लौटा दी। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कहकर उछाला गया। उनको कहा गया ये अच्छे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1876 में वायसराय लॉर्ड लीटन ने खुलकर घोषणा की, अब आगे इंग्लैंड के सम्राट एक शक्तिशाली देशी अभिजात वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं, सहानुभूतियों और हितों से संबद्ध समझा जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारण थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ किया और समाज सुधारों को समर्थन देना बंद कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे तो प्रतिक्रियावादी वर्ग जमींदारों का से दोस्ती बढ़ाई, समाज सुधारकों की सहायता बंद की। 1881 में बाल श्रम नियम आए। 1881 में देखिए अपनी पुस्तक भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, भारत के प्रतिक्रियावादियों के साथ इस स्वाभाविक गठजोड़ के कारण ब्रिटिश शासन अनेक बुरी प्रथाओं और कांडों का रक्षक तथा समर्थक बन गया, हालांकि वो अन्यथा इसकी निंदा करते थे। 1881 में बाल श्रम के नियम आए। पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया। ये कानून सख्त बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा और बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी। इस कानून में खतरनाक मशीनों को अच्छी तरह अलग थलग करने की व्यवस्था की गई। 1891 के कानून में, श्रम कानून में साप्ताहिक छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो अभी हमने आपको कहा, पहला 1881 और दूसरा 1891 में बन गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम 11 घंटे निश्चित किए गए। बच्चों के लिए काम का समय घटाकर 7 घंटा कर दिया गया, मगर पुरुषों के काम के घंटों के लिए अभी भी कोई सीमा नहीं तय की गई थी। चाय और कॉफी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे, उन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। ये समझिए, भारत सरकार ने इन बागान के मालिकों की पूरी सहायता की तथा उनकी सहायता के लिए 1863, 1865, 1870 और 1882 में दंड कानून बनाए। कोई मजदूर किसी बाग पर जाकर काम करने के समझौते का कोई भी उल्लंघन एक दंडनीय अपराध था। बाग के मालिक को उसे गिरफ्तार करने का तक का अधिकार था। सोचिए कितना गलत काम कर रहे थे। ब्रिटिश शासन मेटकॉफ ने 1835 में प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त किया था। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार प्रोफेसर यूर्गेन कुत्सिंस्की ने 1938 में इन शब्दों में किया था, आधा पेट खाकर रहने वाला जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर में से है। भारत में छापखाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की और इस तरह एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद उन्होंने डाली।
1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस की प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। ये एक उत्साहवर्धक कदम था। जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना किया करते थे बहुत सारे राष्ट्रवादी अखबार, प्रेस। आपको पता 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाई। इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया। 1882 में रद्द कर दिया गया। 1905 के बाद जुझारू और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप 1908 और 1910 में फिर कड़े कानून लगाए गए थे, कड़े प्रतिबंध लगाए गए पेपर पे, ताकि भारत में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप ना हो सके और भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ सबसे पहले उनका उत्तर में जो है टकराव हुआ नेपाल से उत्तर स्थित। अक्टूबर 1814 में दोनों देशों की सीमाएं पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें खुला युद्ध हुआ। 1814 में सबसे पहला टकराव नेपाल के साथ हुआ। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति की बातचीत करनी पड़ी। उसे अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा। उसे गढ़वाल तथा कुमाऊं जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हटना पड़ा। समझिए कब की घटना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1814 में उसको गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र भी छोड़ने पड़े, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले भी छोड़ने पड़े नेपाल को। आगे आइए, बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी झड़पों से प्रारंभ हुआ। 1822 में बर्मियों ने असम को जीत लिया। अराकन और असम पर बर्मा की विजय के बाद उसकी और बंगाल के स्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग आरंभ हुआ। वर्ष 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1824 की बात है। ब्रिटिश सेनाओं ने अंततः असम, कछार, मणिपुर, अराकन से बर्मियों को बाहर कर दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यादवों की संधि द्वारा फरवरी 1826 में शांति स्थापित की गई। बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1822 में यहाँ आप देखिए 1822 में बर्मियों ने असम को जीत लिया था। बर्मा की सरकार ने लड़ाई के हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपये देने की, अराकन और तेनासेरिम के समुद्र तटीय प्रांतों से अधिकार छोड़ने की, असम, कछार और जयंतिया पर सारे दावे छोड़ देने की, ये सब संधि थी। मणिपुर के स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने की, अवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने तथा कलकत्ता में एक बर्मी दूत नियुक्त करने की शर्तें मान ली। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बर्मा को उनके अधिकांश समुद्र तट से वंचित कर दिया। तो ये है 1852 में जो एक दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा, वो लगभग पूरी तरह ब्रिटेन के व्यापारिक लाभ का परिणाम था, लोभ का परिणाम था। इमारती लकड़ी का व्यापार करने वाली ब्रिटिश फर्मों ने अब तक ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारती लकड़ी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन की सूती कपड़ों और दूसरे औद्योगिक मालों की बिक्री के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। तो 1824 के बाद 1852 में फिर बर्मा में युद्ध शुरू हुआ। यादवों की संधि देखिए 1826 में होती है, जो आपको ऊपर बताया जा चुका है। इस सबको आपको नोट करना है। अंग्रेजी सेना की एक बड़ी टुकड़ी अप्रैल 1852 को बर्मा रवाना कर दी गई। इस बार का युद्ध 1824-26 के युद्ध की अपेक्षा बहुत कम समय तक चला और अंग्रेजों की विजय भी बहुत निर्णायक रही। अंग्रेजों ने अब बर्मा के अकेले बचे तटीय प्रांत पेगू को भी हड़प लिया। तो पेगू को 1852 में हड़प लिया।
बर्मा सरकार हर्जाने के रूप में, वो पहले आपने बताया 1 करोड़ रुपया अवा में ब्रिटिश रेजिडेंट, ये सब जो आपने ऊपर में देखा है कि क्या क्या संधि हुई, ये आपको याद होना चाहिए। 13 नवंबर 1885 को अंग्रेजों ने बर्मा पर हमला किया, फिर और 28 नवंबर 1885 को सम्राट थिबाऊ ने समर्थन कर दिया तथा उसके राज्यों को जल्दी भारतीय साम्राज्य में मिला लिया, बर्मा को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया। बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर कर सकने की आशा से 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मी राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया, क्योंकि बर्मा को भारत से अलग कर दिया तो उससे वो अलग थलग एक भारत का ही हिस्सा था, तो अलग थलग करने के कारण जो है बर्मी राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया। बर्मा का राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऊ आंग सान के नेतृत्व में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। अंततः 4 फरवरी 1948 को बर्मा अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली। 4 फरवरी 1948 को अंग्रेज अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमजोर बनाने और समाप्त करना चाहते थे। तो ये था अंग्रेज अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसकी जगह किसी मित्र अर्थात पिट्ठू शासक को बिठाना चाहते थे। उनकी निगाह अब शाह शुजा पर पड़ी, जिससे 1809 में गद्दी छीन ली गई थी और लुधियाना में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनाकर रह रहा था, पेंशन खोर बनकर रह रहा था। बिना किसी कारण या बहाने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने तथा इस छोटे से पड़ोसी देश पर हमला करने का निश्चय किया। यह हमला फरवरी 1839 में किया गया। अगस्त 1839 में काबुल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। उन्होंने फौरन गद्दी पर शाह शुजा को बैठा दिया, जिसको वो पेंशन दे रहे थे। यानी दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को 1839 में अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया। 2 नवंबर 1841 को अफगान सरदारों में एक समझौता किया और बात मान ली गई कि अफगानिस्तान से चले जाएंगे और दोस्त मोहम्मद को फिर से गद्दी पर बैठा देंगे। 16 सितंबर 1842 को उन्होंने दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया। हाल की हार और अपमान का बदला ले चुकने के बाद उन्होंने दोस्त मोहम्मद से समझौता कर लिया तथा काबुल को खाली करके उन्होंने दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया। ये अंग्रेजों ने। प्रथम अफगान युद्ध में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया था। लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। अंग्रेजों ने अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई। कभी कभी सहायता देने की नीति अपनाकर उन्होंने आमिर को रूस के साथ हाथ मिलाने से रोका था। तो ये है कहानी। अफगानिस्तान में पूरी तौर पे हार गए थे अंग्रेज और उनको 1.5 करोड़ का खर्च आया, 20,000 सैनिक भी मारे गए। अफगान शासक शेर अली पर ब्रिटेन की शर्तें लादने के लिए उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर फिर हमला किया। इसे ही दूसरा अफगान युद्ध कहा जाता है। 1879 में शांति स्थापित हुई। 1879 में शांति हुई जब शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किया। क्या? गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को वो सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे। उन्होंने कुछ सीमावर्ती जिले मिल गए, काबुल में एक रेजिडेंट रखने का अधिकार मिल गया और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब रेजिडेंट रखते थे ताकि वो उसकी सरकार पर नियंत्रण रख सके। ये था अंग्रेजों का। अंग्रेज एक रेजिडेंट रखते थे ताकि उसकी सरकार पे पूर्णतः नियंत्रण हो और क्या कर रहे हैं ये अंग्रेजों को पता चलता रहे। विद्रोही अफगान सैनिकों ने 3 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिमेंट मेजर केवानियारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तथा उसके सैनिकों के अंगरक्षक पर हमला करके उन्हें मार डाला। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने एक बार फिर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया।
मतलब विद्रोही अफगान सैनिकों ने एक बार मेजर केवानियारी को हमला करके मार डाला अफगानिस्तान पर अंग्रेज, उसके बाद फिर अफगानिस्तान पे अंग्रेजों ने हमला कर लिया इसके बावजूद भी। दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का नया शासक स्वीकार किया गया। अब्दुल रहमान ने भी ब्रिटेन छोड़कर किसी और शक्ति से राजनीतिक संबंध न रखने की बात मान ली। इस तरह अफगानिस्तान के अमीर का अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण नहीं रहा और एक सीमा तक वो एक पराधीन शासक बन गया। साथ ही अपने देश के अंदरूनी मामलों पर उसका पूरा अधिकार बना रहा। हबीबुल्लाह जो 1919 में अब्दुल रहमान के बाद अमीर बना था, 20 जनवरी 1919 को हत्या कर दी गई थी, 20 जनवरी 1919 को। इसके बाद उसके बेटे, उसके लड़के अमानुल्लाह जो नया अमीर बना, ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा। वर्ष 1921 में शांति स्थापित हुई। एक संधि के द्वारा अफगानिस्तान को अपने विदेशी मामलों में अपनी स्वाधीनता वापस ली गई। तो 1921 में फिर एक शांति हुई, हबीबुल्लाह का बेटा अमानुल्लाह के साथ हुआ। तो ये जो है अंग्रेज चाहते थे कि उनके अधीन आ जाए, किसी तरह उनकी अधीनता को स्वीकार करें। इन सारे का मकसद ये था। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया ताकि साम्राज्य पे नियंत्रण बना रह सके।